नमस्कार, सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। और खबर की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। माणा हादसे में 4 मजदूरों की मौत की खबर है। सेना के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बचाए गए मजदूरों में 4 की मौत हो गई है। 50 बचाए गए मजदूरों में से 4 की मौत की खबर आ रही है। 5 अब भी लापता है, जिनको ढूंढने और तलाश करने का काम इस वक्त चल रहा है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी उन इलाकों में जारी है जहां पर यह एवलांच आया था, क्योंकि 5 मजदूर अब भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर सेना के हवाले से ये कि 4 मजदूर जो कि निकाले गए थे उनकी मौत हो गई है। Rescue operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. चमोली के माणा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी सेना की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि यहां नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे। आईटीबीपी और एनडीआरएफ ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई है। 5 मजदूर अब भी लापता हैं, जिनमें से 4 की मौत की खबर भी मिल रही है, जिनको बाहर निकाला गया है। कलन से एवलॉन्च आया था और उस एवलॉन्च जिस स्थान पर आया वहाँ पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलॉन्च में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं।
अब बात संभल हिंसा की करें तो इस केस में दर्ज हुए बयान न्यायिक आयोग ने दर्ज किए हैं। बयान हरि मंदिर पक्ष के वादी ऋषिराज गिरी पहुंचे हैं। दूसरे दिन भी बयान दर्ज हो रहा है और एक एक कर कईयों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। कल 29 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। आज भी बताया जा रहा है कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें हरि मंदिर पक्ष के वादी ऋषिराज गिरी पहुंचे हैं। दूसरे दिन भी बयान लगातार लोगों के दर्ज किए जा रहे हैं। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया कि जामा मस्जिद मुसलमानों की जगह पर बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अनाप शनाप मैं तो कहूँ सिर्फ बेवकूफ़ी की बात है ये। मस्जिद धार्मिक स्थल, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि अल्लाह के घर को जब बनाया जाता है तो ना तो किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके, न सरकारी जगह पर, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को तो छोड़े, अगर मुस्लिम भी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जगह पर भी हम मस्जिद बनाएंगे, उनसे खरीद करके उनकी रजामंदी से ही मस्जिद की तामीर करते हैं। और इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना, ये कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। मस्जिद किसी सरकारी जगह में नहीं है, मुसलमानों की जगह में उस टाइम बनी हुई है। और इस टाइप की बात करके मैं कोई उनके पास ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन लोगों को भरमात इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना मुनासिब नहीं है। और इंशाअल्लाह वो अपनी जगह सही है, हमारी जामा मस्जिद। तो संभल में नया दंगल जारी है। शाही जामा मस्जिद को लेकर जहां हाईकोर्ट ने सफाई करने की इजाजत दी, वहीं सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, न ही मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है। उच्च न्यायालय ने एक जांच आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा, वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मस्जिद को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर हाईकोर्ट का नुमाइंदा, हाईकोर्ट ने खुद अपना नुमाइंदा भेजा होता तो तब शायद रिपोर्ट सही तरह से आती। हमें एएसआई की जो रिपोर्ट दी है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एएसआई जो है, जाहिर सी बात है, आप सब लोग जानते हैं वो किसकी बात को मानती है। और यकीनन अगर सही तरह से रिपोर्ट जाती तो हाईकोर्ट, मुझे उम्मीद है कि जरूर इस चीज की इजाजत देता कि वहाँ की रंगाई पुताई की जरूरत होनी चाहिए। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंपन्न पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाईकोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। आयोग की टीम ने हिंसा की जांच के लिए संभल के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 उपद्रवियों को जेल भेजा है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज़ हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की वाले एक्शन की तैयारी है।
हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। NBW जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस ने कोर्ट में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभल मामले पर कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इंडिया गठबंधन नकारात्मक राजनीति कर सनातन को बदनाम कर रहा है। न्यायालय का जो भी निर्णय है उसको हम सब सम्मान करते हैं, उसका पालन करेंगे। और चूँकि जो भी मामले न्यायालय में चले जाते हैं वो न्यायालय का जो भी निर्णय होता है सभी पक्षों को मान्य होता है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और हर स्थिति में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें। इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद हतप्रभ है, इनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इन्होंने जो अनर्गल प्रलाप किया था, जाति में विभेद करने का जो असफल प्रयास किया था, जनता ने उन्हें नकार दिया है और सभी जाति धर्म ऊंचाई नीचाई गरीबी अमीरी को तोड़ते हुए महाकुंभ एक विशाल परिवार बनकर के उभरा है। तमिलनाडु के सीएम के हिंदी विरोधी बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत में हर भाषा का सम्मान है। स्टालिन के दिमाग में भारत को तोड़ने की साजिश है। पहली बात तो किसी भी भाषा का भारत में सम्मान है। हर भाषा का सम्मान भारत में है। यदि किसी एक देश में सब भाषाओं का सम्मान है वो भारत है। दूसरी बात, स्टालिन जो हैं उनमें आजकल देश को तोड़ने की बातें ज्यादा उनके जहन में आ रही हैं। उनके दिमाग में भारत को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। मैं स्टालिन साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो तमिलनाडु को भारत से अलग करने की कोशिश ना करें। और कटमुल्ला पर बड़ी सियासी तकरार शुरू हो गई है। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी बोले कि उत्तर प्रदेश के सीएम वैज्ञानिक क्यों नहीं बने। उनके जहन में ग्रहण लगा। उर्दू बोलने वाले कटमुल्ला कैसे, ओवैसी ने यह बयान दिया है। अन्ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने आखिर क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कुंभ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के मेले में देश में फिरका परस्ती की शुरुआत हो गई है।
हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जहनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। तो महाकुंभ के समापन के बाद भी सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी को ना आने पर उनके न्योता नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया है। हिंदू तो एक आस्था है। उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए। मेरे पास वो गंगा जल त्रिवेणी का जो है, यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। राहुल गांधी के कुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके दादा हिंदू नहीं थे, जिनकी मां ईसाई हैं, ऐसे में भला राहुल गांधी की सनातन में आस्था कैसे हो सकती है। इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी कहाँ से हो गई? तो फिरोज से शादी कर ली। फिरोज कौन थे? हिंदू नहीं थे। गांधी जी ने अपना उनको नाम टाइटल दिया तो फिरोज गांधी हो गए, यानी कि वह हिंदू नहीं थे। पॉइंट नंबर 1। अब जिसके दादा ही हिंदू नहीं थे, फिर नीचे उतरिए, जिनकी माँ क्रिश्चियन हो, अब ऐसी स्थिति में उनकी आस्था हिंदू परंपरा में क्यों रहेगा? वहीं कांग्रेस अब सरकार के निमंत्रण नहीं देने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनको एक आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो ये द्वेष की भावना, ये राजनीतिक रंग देना उसको, उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो स्क्रीन टाइम खा जाएंगे राहुल गांधी। तो इस डर के मारे ये डर था। पिछली बार प्रियंका जी आई, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। महाकुंभ में न जाने पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए राम मंदिर का विरोध किया गया। कांग्रेस को एक वोट बैंक का लालच है, राहुल गांधी का सनातन से लेना देना नहीं है। इनकी तो जड़ ही नहीं है। राहुल गांधी तो सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई जिनके बाबा हिंदू धर्म के नहीं रहे, उसके बाद में जिनके माता भी हिंदू नहीं रही, और तो वो कहाँ से हिंदू हो सकते हैं? तो कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन के कोई हिंदू थोड़े ना हो जाता है। ना केवल मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है। हिंदू तो एक आस्था है। गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अपर्णा का कहना है कि वो चाहती थी कि राहुल गांधी डुबकी लगा कर आए, लेकिन वो नहीं गए। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए। उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें,
पर मेरे पास वो गंगा जल त्रिवेणी का जो है यमुना जी का सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हालांकि उनके बयान के बाद भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन गांधी परिवार के नहीं आने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हंगामा और धक्का मुक्की हुई। एएमयू छात्र के सवाल पूछे जाने पर मौके पर मौजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। इस दौरान बात बढ़ने पर धक्का मुक्की हुई। काफी देर तक छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। किसी तरह पुलिस और खुद सांसद ने बात संभाली। बाद में सांसद ये कहकर बात खत्म की कि वो हर सवाल का जवाब देंगे। और यहाँ की जो टीचर एसोसिएशन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एएमयू से जुड़े कई मामलों पे। मैंने उनसे कहा था कि जब भी एएमयू से जुड़ा कोई मामला आएगा, मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहूँगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया सम्मान के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर किया, मैं उस पर खड़ा हूँ। एएमयू से जुड़ी जो भी चीज मेरे सामने आएगी या जिस भी विषय पे एएमयू को मेरी जरूरत होगी, मैं उस पर उसके साथ खड़ा रहूँगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम सेंटर का औचक निरीक्षण किया। जोहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिक्रमा आज से शुरू हो गई है। इस परिक्रमा में हजारों साधु संत, महामंडलेश्वर और श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु ने सबसे पहले चक्र तीर्थ में स्नान कर शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में माथा टेका और इसके बाद परिक्रमा के लिए निकले। प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग के गेट पर साधु संतों का पूजन किया और माल्यार्पण भी किया। नगर पालिका की तरफ से संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। 11,88,08,000 वर्ष लगभग पहले यात्रा हुई थी और कुंभ के बाद ये हम तो पहली बार यात्रा कर रहे हैं और इसमें हमें लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा संख्या पार कर जाएगी इस बार। बहुत श्रद्धालु तीर्थ यात्री आ रहे हैं, मार्ग में मिल रहे हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब इसको आगे आने वाले समय में और उत्थान करना होगा। जो पुराने तीर्थ हैं, जो स्थान है, सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।